क्वेश्चन निकालें जरा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाला। प्रोफेशनल, अच्छा इससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर क्वेश्चन करते रहेंगे। जरा फोकस कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूं, पहले बताया था। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। ऐसा हो सकता है कि आई कैप फाइनल अकाउंट का पूरा सवाल देता है। अब आपको ना फाइनल अकाउंट में भरोसा आ जाएगा कि फाइनल अकाउंट ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें वो एंट्रीज अप्रोच होते हैं। एंट्री पास करके पता चल जाता है कि इफेक्ट्स कहां कहां जाने। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बट नाम इसमें क्या इस्तेमाल करना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, यहां पर आपके पास अब कुछ बातें गौर से सुननी है और साथ लिख लेनी है। यहां पर सारे फंड आएंगे, बस एक फंड नहीं आता रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट। सारे फंड आएंगे, सारे फंड्स का कॉलम बनेगा, बट एक फंड का कॉलम नहीं बनेगा जो कि नॉन करंट एसेट से रिलेट करेगा। वो किधर जाता है? नॉन करंट लायबिलिटी। तो किधर जाता है? नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसमें फिर कौन कौन से फंड आएंगे? एक तो जनरल फंड का कॉलम बनेगा, जिसे आप अनरिस्ट्रिक्टेड फंड भी कह सकते हो। एक एंडोमेंट फंड का बनेगा अगर है तो। एक बाकी सारे बनेंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड के। उस सब रिस्ट्रिक्टेड फंड का अलग अलग कॉलम बनेगा, बट यहां पर रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट फंड का कॉलम नहीं बनेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, उसके अपने कॉलम है, इसके अपने कॉलम है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस एट 1/1/2025 अज्यूम कर दिया। सबके ब्रॉड ऑन पड़े हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। सरप्लस, सरप्लस सिर्फ जनरल फंड में आता है जी। सरप्लस सिर्फ जनरल फंड में आता है। कंट्रीब्यूशन, जो जनरल फंड का कंट्रीब्यूशन है वो सरप्लस में इनकम में ऐड हो के आता है। जनरल फंड का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किस में जाएगा? इनकम में, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होकर वो किस में पड़ा हुआ है? सरप्लस के अंदर। बट एंडोमेंट फंड का कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट फंड के अंदर आएगा, रिस्ट्रिक्टेड फंड का कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर आएगा, और टोटल। दोबारा सुने, अगर हमें कंट्रीब्यूशन मिला है और कंट्रीब्यूशन कहता है जी ये इतना कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट फंड का है, इतना कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड फंड का है, और बाकी जर्नल है, तो जर्नल कंट्रीब्यूशन को अदर इनकम में लिखेंगे, बाकियों के कंट्रीब्यूशन को उनके अपने अपने कॉलम में ऐड करेंगे। ओके होगी बात? उसके बाद एक्सपेंसेस, जर्नल फंड के एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ चुके हैं। उसका सारी इनकम रिलेटेड टू जर्नल फंड, उसकी इनकम भी और उसका एक्सपेंस भी वो किस में आ चुका है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो सरप्लस में नेट हो चुके हैं। अगर एंडोमेंट वन फंड का कोई एक्सपेंस होता ही नहीं है, एंडोमेंट फंड का कोई भी एक्सपेंस नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड फंड का हो सकता है,
उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे हमने एक रिसर्च फंड वाला, शायद आपको याद होगा, सवाल किया था, दोबारा भी एक दफा दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन किया हुआ है हमने, रिसर्च फंड वाला एक सवाल आया था इस तरह। उसके बाद एंडोमेंट फंड की ना इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी का हिस्सा अदर इनकम में लिखा जाता है, तो वो सरप्लस के अंदर आ चुका है। जो इन्वेस्टमेंट इनकम री इन्वेस्ट की है आपने, वो चला जाएगा एंडोमेंट फंड के अंदर। और एक चीज आती है ट्रांसफर। कभी कभी वो कहता है जनरल फंड की इतनी अमाउंट फलां फंड में ट्रांसफर कर दो, फलां फंड की इतनी अमाउंट फलां फंड में ट्रांसफर कर दो। एंडोमेंट फंड तो ट्रांसफर होता है। एंडोमेंट फंड में इन है आउट है ही नहीं, इन है आउट है ही नहीं। तो अगर ट्रांसफर मोस्टली क्या होता है, जनरल फंड से कुछ पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे फंड के अंदर। तो जितने फंड जनरल फंड से ट्रांसफर किए जाएंगे उससे माइनस हो जाएंगे, और जिस फंड में ट्रांसफर किए जाएंगे उस फंड में जाकर ऐड किए जाएंगे। ओके होगी बात, खत्म। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट है। सारे फंड गिवन होंगे, जो सरप्लस होगा वो किस में ऐड होगा, जनरल फंड के अंदर टोटल 3 चीजें आती हैं बस। एक अगर आएगी, एक उसका ब्रॉडाउन, एक उसका सरप्लस या लॉस डेफिसिट, और अगर उसमें से कोई चीज ट्रांसफर हुई है या उसमें कोई चीज ट्रांसफर हुई है बस। एंडोमेंट फंड में ब्रॉडाउन, अगर कोई नया कंट्रीब्यूशन मिला वो री इन्वेस्टमेंट बस। और बाकी फंड्स के अंदर ब्रॉडाउन कंट्रीब्यूशन ऐड भी होता है, उसका खर्चा भी हो सकता है तो माइनस कर देंगे, उसमें ट्रांसफर इन हुआ तो प्लस, ट्रांसफर आउट हुआ तो। ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। क्या एंडोमेंट फंड की डेफिनेशन क्या है, वो फंड जिसका प्रिंसिपल अमाउंट हम इन्वेस्ट कर देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसको जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरिजिनल अमाउंट को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये उसकी रिस्ट्रिक्शन है, उसकी लिमिट है, उसकी डेफिनेशन। किसको इंटरेस्ट, वो चला जाएगा अदर इनकम के अंदर, फिर वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करेगा, वो एंडोमेंट फंड के अंदर ही इस्तेमाल होगा, सॉरी उसके अंदर जनरल फंड के अंदर ही जिधर मर्जी खर्चा होगा। यहां तो पैसा उसको दे दिया बस खत्म, और वो कहां से दिया, इंटरेस्ट में से दिया, फंड प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं दिया। होती रहेगी, जो नया कंट्रीब्यूशन आएगा उसकी वजह से भी जो पैसा इन्वेस्टमेंट इनकम से कुछ पैसा री इन्वेस्ट किया जाएगा उससे भी होगी। चले जी, अब जनरल फंड टोटल कर लेंगे सबका। ये है मेरे भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। अभी करेंगे भी, क्वेश्चन भी इसका करते हैं अभी थोड़ी देर। और अगर ये चीज हमने फाइनेंशियल पोजीशन में लिखनी हो तो सारे यही कॉलम लिखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जहां फंड लिखते हैं ना, ये तीनों कॉलम लिखते हैं। अगर नेट एसेट बना चुके हो तो इनका टोटल लिख देना, और अगर नेट एसेट का आपने नहीं बनाई स्टेटमेंट तो खुद लिख देना ब्रॉड ऑन प्लस, वही जैसे हम ब्रैकेट में नहीं लिखते प्लस माइनस करके, वैसे ही लिख दो। वो भी मैं लिखवाना सिखाता हूं आपको। तो ये क्वेश्चन है आसान बट फुल फ्लेज है। इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी है, फाइनेंशियल पोजीशन भी है, नेट एसेट्स भी है, और ये मेथड कौन सा है, डेफरल मेथड इसे बोलते हैं। पहले एक मेथड होता था रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो डेफरल लिखे या ना लिखे, मेथड ही एक है। अब इस क्वेश्चन की वो डिफरेंस ये होता था कि उन सब का फंड का ना हर एक का अपना अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता होता था, सबका अपना अपना। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ किसका बनना है, जनरल फंड का बनना है, बाकी किसी का नहीं बनना। अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो वो कहते हैं अंडर डेफरल मेथड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, नेट एसेट बनाओ, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। क्वेश्चन पढ़ते जाएं, खुद खुद हो जाएगा। Following information relates to professional sports club, a not for profit organization। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है 30 जून का।
जर्नल फंड, फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, फंड फॉर जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर, फंड फॉर फ्रेंचाइज, और सबके साथ डेट कौन सी लिखी हुई है? ओपनिंग। ये बात समझ लग गई? 4 फंड बताए हुए हैं, जर्नल फंड, यंग टैलेंट के लिए फंड, ट्रेनिंग सेंटर और फ्रेंचाइज। आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स नेट 428, इन्वेस्टमेंट 1204, शॉर्ट टर्म बैंक लोन 17, प्रीपेड एंड अक्रूड 8 एंड 11। ये पता है ना ये कहां जानी है चीजें? कोई बात ना समझ लगे तो पूछ लेना। पहले लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म एसेट्स, हमारे नॉन करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट हमारी है, फिर शॉर्ट टर्म बैंक लोन हमारी करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एंड अक्रूड एक्सपेंस एसेट और लायबिलिटी, कैश एट बैंक, फी फॉर सर्विस, ये क्या है? फी फॉर सर्विस। डेबिट साइड पर होता तो ये एक्सपेंस होता, क्रेडिट साइड पर है तो ये। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट नेट, फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट, आपने कुछ फंड रेजिंग की जिसमें से एक्सपेंस भी माइनस करके नेट 15 मिलियन आ रहा है, इनकम है। कंट्रीब्यूशन के ऊपर हमेशा स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन कुछ होगा यंग टैलेंट वालों का, कुछ होगा उसके लिए फ्रेंचाइज के लिए, कुछ होगा ट्रेनिंग सेंटर के लिए, कुछ होगा जर्नल फंड के लिए। कंट्रीब्यूशन का जो जर्नल फंड वाला कंट्रीब्यूशन होगा वो जाएगा इनकम के अंदर, बाकी किधर जाएगा? अपने अपने फंड के कॉलम में डायरेक्ट। पता चला कंट्रीब्यूशन का? क्या बताया मैंने? जो जर्नल फंड का कंट्रीब्यूशन होगा वो जाएगा इनकम के अंदर, जो बाकी होगा वो अपने अपने कॉलम में। गवर्नमेंट फंडिंग 150, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये वो इन्वेस्टमेंट इनकम एंडोमेंट वाली है। क्या करेंगे? जितना पोर्शन वो री इन्वेस्ट के लिए कहेगा वो कर देंगे एंडोमेंट फंड में ऐड, और बाकी के पैसे किधर लिखेंगे? इनकम में। जो भी एंडोमेंट फंड का इंटरेस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, क्या करते हैं? जितना वो री इन्वेस्ट करवाता है वो लिख देते हैं इनकम में, और सॉरी एंडोमेंट फंड में, जो बाकी है वो किस में लिख देते हैं? इनकम। फिर उसके बाद वो कहता है सैलरी, एक्सपेंडिचर, रेंट एंड यूटिलिटीज और अदर एक्सपेंस। पहला ये एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और आपका सवाल हल होता जाएगा। Fund for supporting the young talent has stipulated imposed that required resources contribution to be maintained permanently. ये लफ्ज कोई मैसेज दे रहे हैं। Fund for supporting the young talent has stipulation imposed, एक शर्त तो लगी हुई है, required sources contributed to be maintained permanent, endowment fund है, मतलब वो पैसे आपने चेंज खर्च नहीं करना। द अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 15 मिलियन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू बी SYT टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। कहता है ऊपर जो कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है ना 15 मिलियन, वो इसका है, तो वहां से निकाल के 15 मिलियन इसमें ऐड कर देंगे नेट एसेट के अंदर। द इन्वेस्टमेंट इनकम 144 इंक्लूड, ये इसकी मैसेज दे रहा है, द इन्वेस्टमेंट इनकम 144 इंक्लूड 6 मिलियन दैट इज externally restricted to be added to the principal amount of resources of SYT to be maintained permanently। सारा मैसेज मिल गया। 144 इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसमें से 6 मिलियन क्या करना है? री इन्वेस्ट करना है, तो बाकी के पैसे कहां लिख देंगे? अदर इनकम के अंदर। कंट्रीब्यूशन में से भी 15 मिलियन निकाल के और इसमें से 6 निकाल के किस में रिवर्स ऐड कर देने हैं? एंडोमेंट फंड के अंदर। जाग जाओ ना, सोना नहीं है, ये एंडोमेंट फंड है। ये 15 मिलियन भी एंडोमेंट फंड में ऐड हो जाएगा, ये 6 मिलियन भी एंडोमेंट फंड में ऐड होगा। आगे चलते हैं। देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट इनकम, कहता है इसके अलावा उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो फिर वो किधर जाएगी? अदर इनकम के अंदर। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विद कंट्रीब्यूशन ऑफ SYT, ये भी देखना है, as a part of the agreement with the with contribution of SYT
PSC is required to allocate 5 million from general fund to SYF fund annually. ये ट्रांसफर क्या करेंगे, जनरल फंड में से माइनस कर देंगे. क्या ये नेट एसेट के अंदर होगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर होगा? इनकम के अंदर है ही नहीं ये तो फंड टू फंड ट्रांसफर हो रहा है. एक फंड से निकाल के दूसरे फंड में लिख रहे हैं, पानी का एक फंड से निकाल के दूसरे फंड में लेकर जा रहे हैं. ये पैराग्राफ ओके हुआ? बताएं. 15 मिलियन कंट्रीब्यूशन से माइनस होकर एंडोमेंट फंड में ऐड होगा. 6 मिलियन 144 से माइनस होकर एंडोमेंट फंड में ऐड होगा. 5 मिलियन जर्नल फंड में से माइनस होकर एंडोमेंट फंड में ऐड होगा. तो जनरल फंड पड़ा ही, उसके अंदर इनकम आ रही होती है. जनरल फंड के अंदर ही तो सरप्लस ऐड होता है. डन. अभी सवाल भी हल करते हैं, पहले एक दफा आप एडजस्टमेंट पढ़. फंड फॉर, ये आप लोगों ने पहचानना है ये कौन सा फंड है. फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज स्टिपुलेशन imposed externally that it shall be used exclusively for building a gymnasium and training center in Nawapur town related to non current asset. इसका मतलब है जिम वाला जो फंड है वो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा, वो नेट एसेट में नहीं आएगा. The contribution received include contribution of 14 million to acquire freehold land for the center. However, no land has been acquired yet. कहता है जो कंट्रीब्यूशन ऊपर पड़ा हुआ है ना, उसमें से 14 मिलियन किसके लिए मिला है? जिम सेंटर के लिए मिला है कि लैंड खरीद लेना. अभी लैंड खरीदी नहीं है, लैंड खरीद लेना. 14 मिलियन भी कंट्रीब्यूशन से निकल गया, 15 मिलियन भी निकल गया. आगे चलते हैं. वैसे फंड वाला काम भी खत्म हो गया, फंड वाला काम खत्म हो गया. कंट्रीब्यूशन से कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन जो चंदा मिला है ना साल भर का इकट्ठा, उसमें से उसके हिस्से कर रहे हैं. ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा. मतलब वो नहीं, कुछ लोग इकट्ठे अगर एक जगह पर मांगते हैं, मतलब मांगने से मुराद यह है कि ये वो वाले मांगने ना समझ लेना. ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ना, वो भी तो चंदा इकट्ठा करते हैं ना. अब पाकिस्तान में मांगते भी हर टाइप के हैं. गवर्नमेंट लेवल पे रहे, वो बाहर के लोगों से मांगते हैं, वो हमसे क्या मांगे. फिर उसके नीचे आते हैं अमीर लोग मांगने वाले हैं, वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, वो इस तरह से मांगते हैं. फिर उससे छोटे गरीब होते हैं जो बिल्कुल थोड़े लेवल का होते हैं, वो ये सिंगर्स वगैरह पे खड़े होते हैं. ये हैं सारे एक जैसी, नेचर इनकी एक जैसी है, बस थोड़े लिबास का फर्क होता है, बोलचाल का फर्क होता है, अंदर एक ही है सारे मांगने वाले. ये जो एग्जैक्ट ओरिजिनली ऑर्गेनिक है ना, मतलब जो सही लेवल पर करते, उसकी बात मैं नहीं कर रहा. ये जो 2 नंबरी से लोग बनाकर बैठे हैं, और तकरीबन 80% 2 नंबरी है, 80%. ये जो डोनेशन वगैरह इकट्ठी कर करा के, जैसे सही चीज आई कैप बहुत अच्छा है, आई कैप भी तो डोनेशन पे चलता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो सही वाला, वो मंगता नहीं है, वो एनपीओ है. मतलब कहते हैं आई कैप को दिल में भी बुरा नहीं कहना चाहिए. कभी भी ना कहना, वो सुन लेता है. आई कैप बहुत अच्छा. चले जी. लास्ट ईयर, अब ये सारी चीजें ना मिल के कराते हैं. लास्ट ईयर the trustee of PSC imposed stipulation to create fund for acquiring a franchise in a popular league and approved 3 million to be transferred this year as well. कहते हैं 3 मिलियन इसमें भी ट्रांसफर करना है, और अगर कुछ ना बताया हो कि कहां से ट्रांसफर करना है, तो वो जनरल फंड से ट्रांसफर करना है, क्योंकि सरप्लस उसमें पड़ा हुआ था ना. तो बेसिकली ये सर वो जनरल रिजर्व को नहीं ट्रांसफर करते थे, ये भी दूसरे फंड में ट्रांसफर करता है, लेकिन क्या है, क्योंकि सरप्लस उसमें ऐड हुआ हुआ है, तो इसलिए उसी में से ही ट्रांसफर होगा. तो 3 मिलियन वहां से निकाल देंगे जनरल फंड से, तो किस में ट्रांसफर कर देंगे? फ्रेंचाइज के फंड में. द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड आल्सो इंक्लूड, ये जो बता दिया ना कि क्या करेंगे, इसका कमाल क्वेश्चन है.
The contribution received also include 8 million to repay the loan that was obtained to pay expenses incurred during the year. 8 मिलियन का कंट्रीब्यूशन वो भी शामिल है जो कि हमें शॉर्ट टर्म लोन को रीपे करने के लिए हमने दिया, और वो उस लोन के लिए है जिसके खर्चे इस साल हुए हैं। बताओ 8 मिलियन का क्या करें? इनकम अच्छा, आप लोग को मैं इजाजत देता हूं, सोल्यूशन देखो। इस 8 मिलियन को ढूंढो, आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूं, नहीं मिलेगा। हालांकि वैसे इसकी ट्रीटमेंट क्या है? जमान कल भी सवाल पड़ा था, ये सवाल कल भी था वो डिस्कशन के अंदर। आधा दोबारा सुने, हमें शॉर्ट टर्म लोन रीपे किया, हमें डोनेशन मिली किसके लिए? शॉर्ट टर्म लोन को रीपे करने के लिए, और वो लोन रिलेट करता है उन एक्सपेंसेस के लिए जो कि इस साल इनकर्ड हुए थे। इसका अब सुन लें, वो एक्सपेंस तो और आप सुन लें, आप ऐसे बोंगे मारो तो सुन लें। अगर कोई लोन रीपे करने के लिए, शॉर्ट टर्म लोन को रीपे करने के लिए डोनेशन मिले, वो उसको उस साल की इनकम में लिख देना जिस साल में वो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे। बताओ इसको कैसे बताऊं? मैंने तो ये कल भी बताया था, और जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था। अब कोई और तरीका है तो वो करते हैं। दोबारा सुनिए, मुझे डोनेशन, पहले सुन ले बाद में लिखना। मुझे डोनेशन मिली कि भाई वो तेरे ऊपर जो कर्जा है ना वो वापस कर दो। मैंने कर्जा लिया क्यों था? कोई बिजली का बिल पे करने के लिए, कोई रिपेयर एक्सपेंस पे करने के लिए, कोई एक्सपेंस पे करने के लिए मैंने कर्ज लिया था। मुझे किसी अल्लाह वाले ने पैसे दे दिए कि भाई जो तूने कर्ज लिया है ना वो वापस कर ले। अब मैंने, ये मेरी इनकम ही है, इसको किस साल की इनकम में लिखूंगा? जिस साल के एक्सपेंसेस हैं। तो इस डोनेशन को ये कंट्रीब्यूशन के अंदर शामिल है, इसको मैंने लिखना है। अब अगर तो ये एक्सपेंसेस अगले साल इनकर्ड होने हैं तो ये लायबिलिटी में लिख दूंगा 8 मिलियन, इनकम में नहीं लिखूंगा। लेकिन ये तो ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस का लोन है तो ये इसी साल की इनकम में आएगा। या तो कंट्रीब्यूशन से माइनस करके डायरेक्ट अदर साइड पर अदर इनकम में लिख दें, या कंट्रीब्यूशन के अंदर ही रहने दें। तो कंट्रीब्यूशन भी तो इनकम में लिखना है, बाकी कंट्रीब्यूशन निकाल के, बाकियों के हिस्से निकाल के कंट्रीब्यूशन भी तो इनकम में लिखना है। तो ये 8 मिलियन या तो क्या करोगे, 8 मिलियन माइनस करके इनकम में लिख देंगे, या उसको उधर ही रहने दें। तो याद रखें, दोबारा समझ लें, अगर आपको कोई लोन रीपे करने के लिए डोनेशन मिले, और वो लोन लिया क्यों था? अगर वो लोन आपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए लिया था तो उस डोनेशन को उस साल की इनकम में लिखना, उस साल की इनकम में लिखना जिस साल का वो एक्सपेंस। ये कल भी था, वो जो एक डिस्कशन वाला सवाल था ना, उसके अंदर भी ये बात हमने डिस्कस की, और थ्योरी के अंदर भी एक जब टेबल पढ़ा था तो उसके अंदर भी ये था। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, या तो इग्नोर कर दोगे या कंट्रीब्यूशन से माइनस करके इनकम में अलग से लिख दोगे, जैसे आपकी मर्जी। जाएगा एक इनकम से निकल के दूसरी इनकम के नाम से आ जाएगा। आगे बढ़े। The government funding was received to support PSC general operation for 5 years। कहते जो ऊपर गवर्नमेंट फंड पड़ा हुआ है ना, वो गवर्नमेंट आपके जनरल ऑपरेशन के लिए है, बट 5 साल के लिए। टाइम रिस्ट्रिक्शन आ गई। फ्रॉम 1 जनवरी, हमारा साल है जून, जाए जरा गवर्नमेंट फंडिंग की तरह 150, 5 साल के लिए इसको करना है। 5 साल के लिए पैसे मिले आपको, तो सिंपल क्या करें, 5 पे डिवाइड करके 6/12 से मल्टीप्लाई करके लिख दें इनकम के अंदर। जो बाकी बचे उसमें 1 साल लिख दें करंट लायबिलिटी के अंदर, और बाकी का लिख दें नॉन करंट लायबिलिटी। बात समझ लगी?
आपको 150 मिला गवर्नमेंट की तरफ से फंड, गवर्नमेंट ग्रांट मिली एक तरह, तो कहता जी 5 साल के लिए आपने अपने पास इस्तेमाल करनी है, तो 5 साल के लिए इसको इनकम में लिख देंगे, 5 पे डिवाइड 6 बाय 12 से मल्टीप्लाई, वो इनकम में। फिर उसके बाद बाकी 1 साल का करंट लायबिलिटी में और 1 साल बाकी का नॉन करंट लायबिलिटी, ये वही है गवर्नमेंट करंट की तरफ। लास्ट, सेकंड लास्ट, लॉन्ग टर्म एसेट इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड 20 मिलियन एंड कलेक्शन 8 मिलियन। अच्छा जी, तो नॉन करंट एसेट की ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कलेक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी नॉन करंट एसेट के लिए कलेक्शन या पैसे रख रहे होते हैं अपने पास, तो ये हमारा नॉन करंट एसेट ही होगा बट डेप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि एसेट तो भी खरीदा ही नहीं है। अगर कोई कलेक्शन पड़ी है आपके एसेट्स के अंदर, कलेक्शन, कंट्रीब्यूशन नहीं, कलेक्शन, तो उसको आप अलग से नॉन करंट एसेट लिखेंगे, और ये हमारा नॉन अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता, ये अभी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। These collection represent items of such historic value that is worth preserving perpetually, and PSE is committed to protect and preserve them as a part of the organization। तो कहते हैं कि कंपनी इसको ना संभाल के रखेगी, और हम इसको मुसलसल अपने पास मेंटेन रखते हैं कि जब भी कोई मसला आएगा, कोई भी चीज खरीदनी होगी, वो हम इससे खरीद लेंगे। अच्छा, नॉन करंट एसेट में 20 मिलियन माइनस करके डेप्रिसिएशन लेंगे, और 8 मिलियन भी माइनस करेंगे। 8 मिलियन इसलिए माइनस करेंगे कि वो डेपो तो है ही अलग चीज, और 20 मिलियन इसलिए माइनस करेंगे कि वो लैंड। लॉन्ग टर्म एसेट आर डेप्रिशिएटेड 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऑल द अमोर्टाइजेशन इज एलोकेटेड जनरल ऑपरेशन। जनरल ऑपरेशन का मतलब ये है कि हमने एक्सपेंस में लिखनी है। चलिए जी, सवाल तो ये पढ़ने पे मैंने टाइम लगाया है, हल करने पे तो ये पढ़ने से भी कम टाइम में हो जाएगा। पहले तो इनकम ढूंढें। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। नाम लिखेंगे पीएससी या पीसीएस है, जो भी है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फॉर द ईयर एंडेड, बड़े ध्यान से मैंने ये, अगर इस टाइप का सवाल आएगा ना, तो इसमें तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन है एक आसान लेवल की, बट चीजें सारी हैं, तो इसलिए सीखने के लिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। जून 24 रुपीज, हाँ जी, रुपीज मिलियन में है, 1000 में है, मिलियन में, रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले इनकम देखते हैं, कौन कौन सी इनकम है। एक फी फॉर सर्विस, एक फंड रेजिंग, कंट्रीब्यूशन, और गवर्नमेंट में से कुछ पैसे मिलेंगे, और इन्वेस्टमेंट इनकम से, ये सारी आपकी इनकम है। फी फॉर सर्विस 340, फी फॉर सर्विस 140। दूसरा, फंड रेजिंग फॉर टूर्नामेंट, हाँ जी, टूर्नामेंट से कितना पैसा इकट्ठा हुआ आपको? 15 मिलियन। फंड रेजिंग से बाद नेक्स्ट कौन सा है जी? कंट्रीब्यूशन से क्या क्या माइनस कर देंगे? एक जो 15 यंग टैलेंट वालों को दे दिया, और 14 हमने दिया था वो ट्रेनिंग सेंटर के लिए, ठीक है। और 8 मिलियन को अलग लिख दो, जो कंट्रीब्यूशन के अंदर वो शामिल है, लोन की रीपेमेंट अलग से लिखना, अलग से लिख दो, उसके अंदर रहने देना, उसके अंदर रहने दो, क्योंकि वो लिखना तो इनकम के अंदर ही है।
तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास, 494 -15 माइनस, वो तो ट्रांसफर है, तो जनरल फंड से ट्रांसफर कर देंगे, कंट्रीब्यूशन से तो नहीं उसने कहा। कितना आ गया 460। गवर्नमेंट फंडिंग का जो हिस्सा आना है, गवर्नमेंट फंड है 150 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय किस दिन से काम शुरू हुआ, 1 जनवरी से 6/12। इन्वेस्टमेंट इनकम, अभी लाइट बंद करते हो ये वाली। इन्वेस्टमेंट इनकम 144 टोटल था, -6 चला जाएगा एंडोमेंट फंड के अंदर, जो बाकी बचेगा वो इधर आ जाएगा 130। ये आपके पास इनकम, और ये तो तकरीबन एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ नीचे वाले तीनों पर अप्लाई हो रही थी और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। प्लस करो सबको 973 में। यहां तक कोई बात मसला करी, जो जिसने सवाल गौर से सुने उसको तो इन सारी बातों का पता है। फीफा सर्वे डायरेक्ट लिख दिया, फंड रेजिंग डायरेक्ट लिख दिया। कंट्रीब्यूशन में हमने सवाल पढ़ा था कि उसके अंदर 15 मिलियन उसने यंग टैलेंट के लिए दिया था और 14 मिलियन उसने जिम के लिए दिया था। और उसके बाद गवर्नमेंट फंडों की लाइफ 5 साल थी, 6 महीनों की इनकम में आएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम में उसने खुद कहा था कि 6 मिलियन ट्रांसफर री इन्वेस्ट करेगा परमानेंटली और बाकी फिर जनरल पर्पस है। अब आ जाए एक्सपेंडिचर्स में, लफ्ज एक्सपेंडिचर ही लिखना। सैलरी, रेंट एंड यूटिलिटीज, अदर एक्सपेंस। सैलरी कितनी है 403। फिर उसके बाद यूटिलिटीज 354। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंस 46। ओके होगी बात। डेप्रिसिएशन डेप्शन माइनस हुई है इसमें से, यही मतलब होता है ना। और तो नेट का मतलब क्या होता है, कुछ माइनस हुआ हुआ है, और उसमें से माइनस क्या हो सकता है 428। 428 में से 20 माइनस किया लैंड वाला और 8 माइनस किया कलेक्शन वाला, और उसके बाद लगा दिया 20%। हाँ जी गिवन है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन अप्लाई करते थे। ये तो ले चुके हैं ना, किसने कहा? नहीं, वो हमारे ब्रॉड में पड़ा हुआ है। ट्रायल बैलेंस उसका है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बातें बताई होती है ना, तो वो हमने एडजस्ट करनी होती है। जैसे बैडर्स की प्रोविजन हम ले रहे होते हैं, सरप्लस का फंड प्लस माइनस अभी करना है, तो कुछ चीजें हो चुकी होती है, कुछ चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो बताता है। ठीक है, इसलिए डेप्शन ले रहे हैं। कितनी डेप्शन आ गई 80 प्लस कर दें 883 883 सरप्लस कितना 90।
ओके होगी बात। चले अब फाइनेंशियल पोजीशन से पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट और उसको खूब एंजॉय करते हैं। बाद में पहले करेंगे तो हमें फायदा है, क्योंकि उनके टोटल लिख देंगे। बाद में करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, कर तो बाद में भी सकते हैं। चलो बाद में करते हैं। अच्छा हेडिंग दे दिया पहले, माजरत। PSC स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन net assets for the year ended 30th June 2014 है 24 है। अब नाम सारे लिख देते हैं। अच्छा टोटल फंड थे 4, देख लें अगर यकीन नहीं है तो। ये इन 4 फंड के अंदर एक फंड जो है जिम सेंटर वाला, ये बिल्डिंग है, ये तो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी में। ये फंड किधर जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए इसी एसेट में नहीं जाएगा, एसेट तब बनेगा जब सेंटर बनेगा बिल्डिंग के नाम से, ये फिर भी लायबिलिटी में पड़ा रहेगा। ठीक है, अब आए जरा नाम लिख लें जी। एक तो आपके पास जनरल फंड है, जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर, एंडोमेंट फंड है, फ्रेंचाइज है और टोटल है। अगर वो कह दे टोटल कॉलम आर नॉट टुगेदर तो फिर नहीं, नॉट रिक्वायर्ड तो नहीं बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस और रटा लगा लो, वो सारा फॉर्मेट रट लो, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। पहले जनरल फंड है, जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर, एंडोमेंट फंड, फिर फ्रेंचाइज, फिर टोटल। ये तो ऊपर हेडिंग लिखी है, ऊपर वाली हेडिंग। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस एज एट 1723 1723 ये फॉर द ईयर होता है, एज एट सिर्फ बैलेंस शीट होती है। बताएं ओपनिंग फंड क्या है? 1145 और जिम का कितना है? सॉरी जिम ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, माजरत, ये वो है स्पोर्ट यंग टैलेंट 50, फ्रेंचाइज का और टोटल 1200। अब मैं आपको डायरेक्ट चीजें बता दे तो पहले लिखेंगे सरप्लस 90 का, सरप्लस आ गया। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन, और जिसका जितना हिस्सा जिसको मिला उसको दे। यंग टैलेंट को कितना मिला था कंट्रीब्यूशन? और 14 मिलियन किसको मिला था? ट्रेनिंग सेंटर को, वो ट्रेनिंग सेंटर में जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आई इधर? फिर ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर है, किधर है? अच्छा मैं डायरेक्ट लिखने लगा 8 5 3। जनरल फंड से
यंग स्टूडेंट स्पोर्ट को 5 मिलियन ट्रांसफर करना है हर साल, और फ्रेंचाइज को कितना ट्रांसफर किया है? 3 मिलियन। मिल गए स्टेटमेंट दोनों? बताएं कोई और चीज रह गई है? अगर किसी का खर्चा होता, खर्चा माइनस हो जाना था। अगर किसी का होना सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड का होता है, बस क्लोज कर दो, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस एज एट जून 24। पहले कितना आ गया? 1229। 122। दूसरा 76। जी 6 6 1311। 1311। ये आपका बन गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन डन। अगर ये आ जाए तो ये सबसे ज्यादा आसान होता है। सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है और फिक्स है, ज्यादा नहीं है, ये यही है इतनी। बस एक चीज और हो सकती थी, एक्सपेंस। किसी का भी एक्सपेंस किसका बताया होता? एंडोमेंट का होता नहीं है। जनरल फंड के एक्सपेंस अलग आए तो इसका मतलब जो इसके अलावा, इन दो के अलावा अगर कोई होंगे तो उसमें से एक्सपेंस भी माइनस हो जाएंगे, अगर उसके अपने एक्सपेंस हैं तो। अब आ जाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। PSC स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th June 2022। सबसे पहले लॉन्ग टर्म एसेट लिखते हैं। फुल एक्शन को चाहे अलग लिख लो। फुल एक्शन 8 मिलियन है ना? हाँ जी। लॉन्ग टर्म एसेट में कितनी अमाउंट आई? पहला कितना कीमत था? 428। 8 तो चला गया कलेक्शन वाला माइनस, और डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 80 आई थी। तो 428 माइनस 8 माइनस 8 340। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म ही मान लेते हैं। 1200 रुपये भी ऐसे मिल रखते हैं लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। 1200, हाँ जी प्लस करके बता दो। 155 जी। करंट एसेट भी है? करंट एसेट ढूंढे जरा। करंट एसेट डेबिट साइड पर मिलेंगे ना? एक तो प्रीपेड है, एक कैश एंड बैंक है, बस प्रीपेड। प्रीपेड कितना है? 8। और बैंक है? बैंक कितना है? 40। टोटल एसेट्स, हाँ जी 14160। अब हमारे पास ये सब हो गए। अब आ जाते हैं
फंड एंड लायबिलिटी। फंड एंड लायबिलिटी, अच्छा इसका लिखने का तरीका, अगर तो आपने ऊपर नेट एसेट बनाया हुआ है तो उनके हर कॉलम का टोटल इधर आकर लिख, अगर नहीं बनाया हुआ पेपर में ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ही बनाना आ जाए, और अगर नहीं है तो फिर एक बड़ा आसान तरीका होता है, हम पहले लिखेंगे जनरल फंड। जनरल फंड कितना था पहले? 1147 1147 प्लस 90 माइनस 8, ये वही कॉलम को मैंने इस अंदाज में लिखा, जाकर देख ले अपना नेट एसेट का कॉलम। अगर आप नेट एसेट नहीं बनाते तो इस अंदाज में लिखते, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। कितना आया ये? 122 अगर वर्किंग से लेकर आए तो रेफरेंस है, हाँ तो उसका कोई नाम ए बी तो होगा ना, तो वो उसका नाम दे देते। 1229 जी। उसके बाद कौन सा फंड है? सपोर्ट यंग टैलेंट। जी। हाँ जी, कितना गिवन है ये? 50 है प्लस 15 जो ट्रांसफर किया प्लस 6 इन्वेस्टमेंट इनकम आ, प्लस 5 ट्रांसफर हो गया है, तो कितना आ गया? 670 सिर्फ 76। उसके बाद आ गया फ्रेंचाइज, 3 पहले था, 3 और ट्रांसफर कर दिया, 3 पहले था और 3, बताएं कितना आ गया? 1311। अच्छा ये या तो वो सबका टोटल तरह कर लिख देते या फिर ये तरीका था, कितना? 1311 नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ जी, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आना है? वो जो फंड मिला था एक तो वो जिम वाला फंड, जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर, क्वेश्चन के अंदर कितना है? 115 और 14 और कितना? नहीं 120 गवर्नमेंट फंड, वो जो हमको 150 मिला था ना, और इसको हमने 5 पे डिवाइड करके 6/12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था? 15 आया था। अब आए जरा हमने इसके करने हैं 2 हिस्से, 30 और जो अगले साल 30 जाएगा क्योंकि ये 6 महीने का ना, तो 150 में से 15 माइनस किया वो तो चला गया इनकम के अंदर, 105 30 माइनस किया तो वो चला जाएगा करंट लायबिलिटी में, तो नॉन करंट लायबिलिटी में कितना बन जाएगा? 105 अजी दोनों को प्लस करके 2 3 4 सॉरी जिम का 115 तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, ठीक है, और नीचे उसने बताया जी 14 मिलियन और भी ट्रांसफर करना है फंड में से। लायबिलिटी क्यों है? मैंने कहा था कि जब भी कोई नॉन करंट एसेट से रिलेटेड हमें फंड मिलेगा या डोनेशन मिलेगी, वो कहाँ लिखेंगे? फंड के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसने एक्सपायर हो जाना है ना, और जो फंड होता है वो तो लॉन्ग लाइफ होता है। हाँ जी, करंट लायबिलिटी में चले। हाँ जी, पहले तो यहां से ही कुछ चीजें पिक करते हैं। एक्रूड एक्सपेंस है कितने से? 11 से। शॉर्ट टर्म लोन है 17। एक्रूड एक्सपेंस
कितने से? 11 और शॉर्ट टर्म लॉन कितने से? 70 77 या 70? 70 गवर्नमेंट फंडिंग 30 58 ओके हो गया, 58 58 आ गया। जी ये कुछ रह तो नहीं गई? हाँ जी, प्लस करे जरा। बराबर है 1603 है जी ये हमारा जनाब काम हो गया। चेंजेस इन एसेट भी हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन भी हो गया, और फाइनेंशियल पोजीशन को ये वाला हिस्सा लिखने का पता भी चल गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट